CET हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार ने दिए गए ऑनलाइन टीचिंग के कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। उसमें हमने पहले 7 प्रकरण तक चलाया था। अब उसमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे में 8वां प्रकरण है आर्थिक सुधार। दोस्तों, आप इसको YouTube पर भी सब्सक्राइब करके देख सकते हो और लाइक कर सकते हो। तो देखते हैं पाठ 8 या प्रकरण 8 आर्थिक सुधार। उसकी प्रस्तावना देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के नीतिकारों के समक्ष भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की चुनौती थी। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश के समक्ष आर्थिक विकास और सामाजिक विकास करने की चुनौती थी। इसके लिए भारत ने आर्थिक क्षेत्र में मिश्र अर्थतंत्र वाली अर्थव्यवस्था स्वीकार की और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास करने के लिए ही भारत ने मिश्र अर्थतंत्र अपनाया। उसमें समाजवादी ढंग से समाज की रचना करने की तरफ झुकाव अधिक था। तो यहाँ पर मिश्र अर्थतंत्र अपनाने के बावजूद भी यहाँ पर समाज का ख्याल ज़्यादा रखा गया था। सन 1937 से 1990 तक भी समयावधि में भारत द्वारा अपनाई गई आयोजित विकास की व्यूहरचना और अर्थतंत्र पर राज्य के अधिक अंकुश के कारण हमें आर्थिक ध्येयों की प्राप्ति करने में कठिनाइयाँ हुई। हम अपने जो ध्येय थे वो अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सके थे, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तब अपने को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए हम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सके थे, क्योंकि अधिक राज्य का अंकुश था। ये भी एक कारण जवाबदार था। तो ये आर्थिक विकास न होने में राज्य का जो अंकुश ज़्यादा था वो कारण विकास न होने का आर्थिक विशेषज्ञ लोग जो है वो मानते हैं। भारत की लेन देन की तुलना में घाटा अधिक रहा है और देखा जाए तो जो लेन देन की तुलना थी दोस्तों वो भी घाटे वाले थे। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात जो है वो कम कर रहे हैं। अर्थात आयात की अपेक्षा निर्यात कम होने से विदेशी पूंजी की आय कम रही है, जिससे अन्य देशों या वित्तीय संस्थाओं से मदद लेनी पड़ती थी। हमारा जो लेन देन की जो तुलना थी दोस्तों वो घाटे की थी, इसलिए अपने को वित्तीय संस्थाओं से या अन्य देशों से भी मदद लेनी पड़ती थी। दुनिया के विकसित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं ने भी भारत में मौद्रिक सहायता देने से पूर्व शर्त रखी कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करे। यहाँ पर जो विदेश की जो बैंकें थी या दूसरे देश के जो लोग थे उन्होंने भी ये कहा कि यदि भारत अपनी आर्थिक नीतियाँ बदलेगा तभी हम उनको ये आर्थिक सहाय करेंगे। अर्थतंत्र को राज्य के अंकुश से मुक्त करे और आगे ये भी कहा कि राज्य का जो अंकुश ज़्यादा है उसको वो कम करे या मुक्त करे। इसलिए भारत ने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया तथा उसके लिए आवश्यक संस्थाकीय और कानूनी परिवर्तन किए। देखते हैं आगे दोस्तों। पाठ की शुरुआत में 1991 की आर्थिक नीति के परिवर्तन के उद्देश्य। कौन से उद्देश्य थे जब हमने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए?
राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना तथा मिश्र अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व घटाकर निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ाने के लिए भारत में सन 1991 में आर्थिक कानून बदल दिए गए, जिससे आर्थिक नीति में परिवर्तन हुआ, जिस प्रक्रिया को हम आर्थिक सुधार के रूप में जानते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि भारत देश ने अपनी जो आर्थिक नीतियाँ थी, जो कानून थे, वो 1991 के बाद बदल दिए। तो ये जो बदलाव आया उसको हम आर्थिक सुधार कहेंगे। उसके उद्देश्य निम्नलिखित है। एक, भारत की अपार प्राकृतिक संपत्ति तथा मानव संपत्ति का आर्थिक विकास में उपयोग हो। उसके लिए निजी और विदेशी पूंजी निवेश को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। ये उद्देश्य रखा गया कि यहाँ पर भारत जैसा देश है, वहाँ देश में प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति ज़्यादा है, तो आपको उसको महत्व देना चाहिए और उसका उपयोग देश के विकास में करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने विदेशी पूंजी निवेश करने को प्रोत्साहन दिया और निजी पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया। दूसरा उद्देश्य था देश के संसाधनों को अधिक कार्यक्षम बनाकर उसका अधिकतम उपयोग करना। यहाँ पर देश के जो संसाधन यानी कि उत्पादन के जो साधन हैं उनको कार्यक्षम बनाया जाए और अधिक से अधिक अधिकतम उसका उपयोग किया जाए, ताकि अपने जो साधन है उसका जो बगाड़ हो रहा है तो उसका बगाड़ न हो। तीसरा उद्देश्य रखा राज्य के खर्च में कमी करना और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण द्वारा प्राप्त मुद्रा को प्रजा के कल्याण की अन्य सुविधा पर खर्च करना। यहाँ पर राज्य जो सरकारें थी उन्होंने अपने खर्च पर प्रतिबंध किया, यानी कि कमी की खर्चों में। सार्वजनिक क्षेत्र में उन्होंने निजीकरण अपनाया और उन्होंने निजीकरण अपनाकर मुद्रा भी प्राप्त की और इन मुद्रा का उपयोग प्रजा के कल्याण हेतु किया या करना, ये उद्देश्य भी रखा था। दोस्तों, आप अपने पास जो किताब है उसमें भी आप देख सकते हो। 4, देश की आय, रोजगार तथा निर्यात आय में वृद्धि करना। देश की जो आय है उसमें बढ़ोतरी करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगारी प्राप्त हो और निर्यात आय भी अपने को प्राप्त हो। तो ये उद्देश्य रखा कि उसमें ये सभी आय जो है, रोजगारी है, निर्यात आय है, उसमें वृद्धि की जा सके। पांचवा उद्देश्य देश के आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। दोस्तों, यहाँ पर जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने को भी महत्व दिया गया था। ये भी एक उद्देश्य रखा था ताकि लोग अच्छे से अच्छा वस्तु जो है या चीज़ें है वो बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा देश का विकास करे। ये सोच उसके पीछे थी, ये रखी गई। 6, दीर्घकाल में देश के आर्थिक विकास वृद्धि दर को निरंतर बढ़ाना। और एक उद्देश्य ये भी रखा गया था कि जो अपने देश का आर्थिक विकास का वृद्धि दर जो है उसको भी बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, ये हमने 6 उद्देश्य देखे जो अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन करने के लिए उद्देश्य ये रखे थे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में 1991 से आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया, जिसके 3 पहलू हैं। 1, उदारीकरण, 2, निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। तो दोस्तों, हम आगे
ये जो तीन पहलू है उनमें से पहले पहलू को हम पढ़ेंगे और वो है उदारीकरण। उदारीकरण यानी आपको उदार रहना, यानी कि जो व्यापार के ऊपर राज्य सरकार के जो अंकुश है उन अंकुशों को कम करना, इसलिए उसको हम उदारीकरण कहेंगे। देखते हैं और ज़्यादा। राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था में निजी साहस, व्यक्तिगत निर्णयों की स्वतंत्रता, बाजारों के तत्वों द्वारा आर्थिक निर्णयों का वर्चस्व बढ़े और राज्य का हस्तक्षेप घटे, उसे उदारीकरण कहते हैं। यहाँ पर सरकार के जो अंकुश है उसको कम किए जाए, निजी साहस को महत्व दिया जाए, व्यक्तिगत निर्णय लेने की सभी को स्वतंत्रता देनी चाहिए, बाजार के तत्वों द्वारा आर्थिक निर्णयों का वर्चस्व बढ़ना चाहिए, यानी कि बाजार के तत्वों द्वारा जो वस्तु का भाव जो तय होता है और वो उसी प्रकार तय हो, और राज्य का हस्तक्षेप जो है वो पहले ज़्यादा था वो भी कम हो जाए या घटे, उसे हम उदारीकरण कहते हैं। भारत के मिश्र अर्थतंत्र में राज्य के अंकुश वाले आर्थिक निर्णयों में निजी और बाजार आधारित क्षेत्रों को स्वीकार करने को उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण में कौन कौन सी बातें आती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 बातें बताई गई है। उसमें पहली बात है, अर्थतंत्र में राज्य का अंकुश घटता जाता है। ये उदारीकरण के अर्थ से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर उदारीकरण में राज्य का जो अंकुश है वो घटता है। दूसरी बात, आर्थिक नियमों की प्रक्रिया में बाजार में मांग पूर्ति के तत्वों का असर बढ़ता जाए। यहाँ पर आर्थिक जो निर्णय हैं वो कई बार मूढ़ीपति या उत्पादक खुद लेते हैं, तो ऐसा न होए, उसकी जगह पर मांग और पूर्ति के तत्वों द्वारा बाजार का भाव तय हो। ये बात भी इस अर्थ से सिद्ध होती है। तीसरी बात, विभिन्न चरणों में सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश कराया जाता है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र है उसको बेचकर वो निजी क्षेत्र को बेचे जाए और निजी क्षेत्र को दे दिए जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उदारीकरण में सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का वर्चस्व भी अब बढ़ रहा है। चौथी बात, देश के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष दिया जाने वाला विशेष नीतिगत रक्षण क्रमशः घटता जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए या स्पर्धा करने के लिए जो सरकार द्वारा जो रक्षण दिया जाता था अब उसको भी कम कर दिया, अर्थात राज्य देश के उद्योगों और विदेशी उद्योग के मामले में अब वो तटस्थ रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया। भारत में आर्थिक उदारीकरण का अमल विभिन्न चरणों में हुआ है। सरकार ने प्रथम देश के उत्पादकों, पूंजी निवेशकर्ताओं के लिए नियमों में छूट प्रदान की। सरकार ने पहले क्या किया दोस्तों, तो जो उत्पादक थे देश के और जो पूंजी निवेशकर्ता थे उनको नियमों में छूट दी। उसके बाद विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए प्रवेश हेतु छूट प्रदान की। उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र को भी व्यूहात्मक रीति से नियंत्रण मुक्त किया गया। उदाहरण स्वरूप, पहले उपभोग के क्षेत्र मुक्त हुए, बाद में सार्वजनिक क्षेत्रों को एवं मुद्रा बाजार को मुक्त किया गया। आर्थिक नीतियों का परिवर्तन या जिसे अधिकतर आर्थिक सुधार कहते हैं उसे अमल करवाने के लिए आर्थिक कानूनों में परिवर्तन करना पड़ता है। भारत की संसद ने इसके लिए
विभिन्न चरणों में कानूनों में परिवर्तन किए हैं। जैसे कि एक परिवर्तन किया, MRTP एक्ट को 1969 को जब वो बनाया गया था तो उसमें 2002 में बदला गया, यानी कि उसमें इजाराशाही जैसा तत्व देखने को मिल रहा था। अब उसमें इजाराशाही का तत्व देखने को मिलता नहीं है, उसमें ये बदलाव लाया गया। दूसरा, फेरा में से रेगुलेशन शब्द को हटाकर मैनेजमेंट शब्द रखा गया, यानी कि फेरा का फुल फॉर्म देखें तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसकी जगह पर उसका नया नाम रखा गया फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बच्चों जो शब्दों है वो आपके प्रकरण के पीछे भी दिए गए हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। अर्थात अब नियंत्रण करने के बदले संचालन करना होगा। रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण, अब उसकी जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैनेजमेंट करना यानी संचालन करना, जिससे फेरा के स्थान पर फेमा हो गया। तीसरा, ये परिवर्तन किया गया कि औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित क्षेत्र को घटाकर 3 क्षेत्र कर दिए गए। पहले दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्र की संख्या जो थी वो बहुत थी, मगर अब सिर्फ उनको 3 ही क्षेत्र आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखे गए। छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए पूंजी निवेश की मर्यादा बढ़ाई गई। छोटे पैमाने के उद्योग के लिए 5 लाख की जो मर्यादा थी सही है वो उससे बढ़ाई, यानी कि पहले 5 लाख से कम थी, तो पहले 5 लाख से कम थी, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख जितनी करी। और जो छोटे पैमाने के थोड़े बड़े उद्योग जो है यानी कि मध्यम उद्योग है, उसकी भी पूंजी निवेश की मर्यादा बढ़ाई गई, जिससे वे नवीनीकरण के पीछे खर्च कर सके। यहाँ पर दोस्तों पूंजी निवेश की मर्यादा बढ़ाने का उद्देश्य यही था कि ताकि ये जो छोटे पैमाने के उद्योग है वो नवीनीकरण अपनाए संशोधन के पीछे ये खर्च कर सके। चौथा, विदेशी पूंजी निवेश की प्रक्रिया सरल बनी और तमाम आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश हेतु अपने आप लाइसेंस प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था की गई। पहले दोस्तों विदेशी पूंजी निवेश या विदेश व्यापार करने का जो लाइसेंस था वो सरल नहीं था, मगर अब आप खुद प्राप्त कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था की गई, ये परिवर्तन किया गया। और आखिर में 5वां परिवर्तन था राजकोषीय नीति, व्यापार नीति और आयात निर्यात नीति द्वारा राज्य को बाजार तत्वों द्वारा आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया गया। सब्सिडी खर्च में कमी की गई, आयात निर्यात लाइसेंस नीति सरल बनाई गई, मुद्रा की दर को अधिक मुक्त बनाया गया। तो दोस्तों ये था उदारीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में उदारण की प्रक्रिया किस तरह से हुई थी वो समझाइए। तो दोस्तों आप इसका ये उत्तर लिख सकते हो। तो बस दोस्तों आज के दिन के लिए बस इतना ही। अस्तु।